पीठ दिखाकर भागना तो बुजदिली की निशानी, असली योद्धा वही है जो मौत के सामने भी खड़ा रहे। अमेरिका का सबसे बड़ा युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड आखिर खाड़ी से क्यों भाग रहा है, मैदान क्यों छोड़ रहा है? जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए इस समुद्री शिकारी का। एक ऐसा दैत्य जो किसी भी देश को कच्चा चबा जाए। 100 से ज्यादा फाइटर जेट की तैनाती, दर्जनों की संख्या में लड़ाकू हेलीकॉप्टर और साथ में चलते सैकड़ों डिस्ट्रॉयर्स, चलता फिरता सैन्य अड्डा, या यूं कहिए समंदर के अंदर एक चलता फिरता सैन्य बेस, एक पूरी की पूरी सेना। लेकिन ईरान की जंग से मिडिल ईस्ट में तैनात यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को वापस वर्जीनिया क्यों भेजा जा रहा है? ईरान से तनातनी के बीच जेराल्ड आर फोर्ड खाड़ी से यू टर्न ले चुका है। खबर है कि ट्रंप ईरान से तनातनी के बीच जेराल्ड आर फोर्ड को वापस लाने का ऐलान कर चुके हैं, आदेश दे चुके हैं। होर्मुज में अमेरिका ने अपनी नेवी की ताकत को कम करने का फैसला किया है और करीब 300 दिन के बाद यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड मिडिल ईस्ट से 9/2/11 होने वाला है। लेकिन पहले तैनाती सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं थी। मिडिल ईस्ट में लगभग 2 महीने से जेराल्ड आर फोर्ड की तैनाती थी और 2 महीने के अंदर ही यहां से इसके यू टर्न करने का फैसला आ गया। तस्वीरें हमने आपको दिखाई अमेरिकी युद्धपोत जेराल्ड आर फोर्ड की, जिस पर कई फाइटर जेट्स तैनात होते हैं, कई ऐसी चीजें तैनात होती हैं जिससे दुश्मनों के छक्के छूट जाएं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अमेरिकी सुपर पावर जहाज के छक्के छुड़ा दिए गए। अमेरिका का सबसे ताकत और दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट से, खाड़ी से, गल्फ ऑफ ओमान से निकाला जा रहा है। 2 महीने की तैनाती के बाद मिडिल ईस्ट से वापसी का फैसला लिया गया है और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड अब अपने होम पोर्ट वर्जीनिया वापस जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक विमान वाहक पोत आने वाले दिनों में यहां से रवाना होगा और मई के मध्य तक अमेरिका पहुंच जाएगा। यह वही जहाज है जिसने ईरान के खिलाफ युद्ध और वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तारी कराने तक में जैसे ऑपरेशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और इस तैनाती की सबसे खास बात थी इसकी लंबी अवधि। यह करीब 300 दिन तक ऑपरेशन में रहा, जो वियतनाम युद्ध के बाद किसी भी अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे लंबी तैनाती मानी जा रही है। अपनी इस लंबी तैनाती की वजह से जहाज विवादों में भी आया। कई बार सैनिकों को खाना कम मिलने का आरोप, आग लगने से जहाज को नुकसान के आरोप, सैनिकों के परेशान होने की खबरें आई, टॉयलेट के चोक हो जाने की खबर सामने आई और अब खबर है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड यहां से वापस जा रहा है। जंग छोड़कर क्यों भाग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्यों जेराल्ड आर फोर्ड को वापस बुला लिया है? दुनिया के सबसे बड़े ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां से निकालने की वजह क्या है? क्या अमेरिका हार मान चुका है, थक गया है? क्या अमेरिका इस वॉर को बंद करने वाला है? पिछले कुछ हफ्तों में पश्चिमी एशिया में अमेरिका की सैन्य मौजूदगी चरम पर थी, खासकर के मिडिल ईस्ट में। यूएसएस जॉर्ज बुश, यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड सब तैनात थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर की एक साथ तैनाती 2003 के बाद पहली बार देखने को मिली थी और होर्मुज ब्लॉकेड के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट था। अब जरा आपको एक नक्शा दिखाते जिससे आपको यह पता चलेगा कि आखिर कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर कहां तैनात किया गया था और कहां से किसकी वापसी होने वाली है। सबसे पहली खबर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को लेकर आई। यह है वो नक्शा, जरा फुल स्क्रीन आप इसको देखिए। जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी कहां से हो रही है? तो जेराल्ड आर फोर्ड को आप देख रहे हैं इस वक्त मिडिल ईस्ट के इलाके से, लाल सागर के इलाके से, मांडब स्ट्रेट के पास इसकी तैनाती थी और यहां से निकलकर अब ये वापस वर्जीनिया अपने होम पोर्ट पर तैनात होने वाला है। इसको वापसी का आदेश दे दिया गया है। गल्फ ऑफ ओमान में 2 जहाज अभी मौजूद हैं जो ब्लॉकेड को रखे हुए हैं, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन है और यूएसएस जॉर्ज बुश है। लेकिन अगर लाल सागर से जेराल्ड आर फोर्ड की वापसी हो रही है तो यह अमेरिका की घटती ताकत की निशानी है।
और मिडिल ईस्ट देशों पर ईरान का बढ़ता खतरा। ईरान के साथ बातचीत ठप पड़ चुकी है, दोनों देशों में कोई बातचीत नहीं हो रही है। ऐसे में अमेरिका को यहां डिप्लॉयमेंट बढ़ानी चाहिए थी, लेकिन अचानक अमेरिका डिप्लॉयमेंट कम कर रहा है। अमेरिकी विमान वाहक पोत अपने स्ट्राइक ग्रुप के साथ आने वाले कुछ दिनों में इस इलाके से हट सकते हैं। अमेरिका ईरान बातचीत में टकराव के बीच इस विमान वाहक पोत की वापसी और करीब 4,500 नौसैनिकों को यहां से निकालना, मैसेज क्लियर है। अमेरिका के पास होर्मुज को खुलवाने का कोई प्लानिंग नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में अन्य 2 विमान वाहक पोत यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश और यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड लाल सागर में तैनात है, जैसा कि नक्शे में मैंने अभी आपको दिखाया, जबकि यूएसएस लिंकन और यूएसएस बुश गल्फ ऑफ ओमान के पास तैनात है। यहां से वो ब्लॉकेड को टारगेट कर रहे हैं, अमेरिकी ब्लॉकेड को बरकरार रखे हुए हैं, इसे लागू कर रहे हैं। हालांकि फोर्ड की वापसी से इस नाकेबंदी में अमेरिका की ताकत कुछ कम हो सकती है। इतनी लंबी तैनाती के बाद अब समंदर के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका जब कमजोर पड़ जाएगा तो जाहिर सी बात है ईरान को एज मिलेगा। आमतौर पर विमान वाहक पोत की तैनाती 6 से 7 महीने की होती है, ताकि उसके रख रखाव का समय निर्धारित कर उसकी ओवरहॉलिंग का काम चलाया जा सके। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट बताती है कि जहाज के मई के मध्य तक वर्जीनिया लौटने और इसकी मरम्मत और रख रखाव करने की बात कही जा रही है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मरम्मत बहाना है और मिडिल ईस्ट से भागना असली निशाना है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि संसदीय सुनवाई के दौरान कई सांसदों ने अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ से इस लंबे तैनाती को लेकर सवाल किए। इस पर हेग्सेथ ने कहा कि काफी विचार विमर्श करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को मिडिल ईस्ट से वापस बुलाया जाएगा। इस विमान वाहक पोत पर 4,500 सैनिकों की तैनाती है और आप यह भी मानकर चलिए कि 4,500 सैनिकों की संख्या मिडिल ईस्ट से अचानक कम हो जाएगी और एक सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर भी और उसके साथ चलने वाले जितने डिस्ट्रॉयर्स हैं उनकी संख्या भी मिडिल ईस्ट से कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है अमेरिका की ताकत मिडिल ईस्ट में घट जाएगी। और याद रखिए, यह वही शिप है जिसने वेनेजुएला में ऑपरेशन में हिस्सा लिया था जब मादुरो को गिरफ्तार किया गया था, और यह वही शिप है इसकी तैनाती के बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था। लेकिन अमेरिका कह रहा है कि बहुत लंबे समय तक तैनाती की वजह से सैनिकों के मनोबल पर असर पड़ रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं लंबे समय की तैनाती की वजह से जहाज का मेंटेनेंस प्रभावित हुआ है और मेंटेनेंस की वजह से अमेरिका ने जेराल्ड आर फोर्ड को वापस बुलाया। दरअसल ऐसे शिप्स को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये बहुत लंबे समय तक समंदर में मौजूद रहकर किसी बड़े ऑपरेशन को कैरी कर सकें, और इसलिए एक साथ इसमें 4,000-5,000 सैनिकों की तैनाती की जाती है। और चूंकि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं, इसलिए इसमें ऊर्जा बार बार भरने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। जाहिर सी बात है अमेरिका बहाना बना रहा है और अमेरिकी सेना की स्थिति इन दिनों आप जानते हैं जो डोनाल्ड ट्रंप से बिल्कुल उनकी जो समझ है, उनकी रणनीति है, वो मेल नहीं खा रही। अमेरिकी नौसेना का सबसे बड़ा और आधुनिक विमान वाहक पोत यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड वापस जा रहा है और यह तैनाती ईरान अमेरिका तनाव और पश्चिम एशिया में ऑपरेशन के दौरान की गई थी। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर है? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों है? क्यों इसकी पहुंच अच्छे ताकतों को हिला देती है? दुनिया की बड़ी बड़ी सेना इसके नाम से क्यों घबराती है, जो ईरान के सामने सरेंडर कर गया है? जरा इसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड जब चलता है तो फोर्ड के चारों और 5 लेयर में डिस्ट्रॉयर मौजूद रहते हैं। दूसरी लेयर में फाइटर जेट स्क्वाड्रन मौजूद रहते हैं। 90 से ज्यादा फाइटर जेट तैनात किए जा सकते हैं, जिसमें अमेरिका का सबसे आधुनिक फाइटर एयरक्राफ्ट F-35C लाइटनिंग और F/A-18E सुपर हॉर्नेट शामिल है। तीसरी लेयर में जेराल्ड आर फोर्ड पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती होती है। इनमें MK-15 फेलनेक्स मिसाइल डिफेंस सिस्टम और MK-29 स्पैरो
मिसाइल लॉन्च सिस्टम भी शामिल है। चौथी लेयर में अर्ली वार्निंग सिस्टम और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर शामिल है। इनमें E-2D हॉकाई अर्ली वार्निंग सिस्टम और MH-60S सी हॉक एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर भी शामिल है। यानी किसी मुल्क के दहलीज पर, किसी मुल्क की सीमा पर यह विमान पहुंच जाए तो समझ लीजिए उस मुल्क की शामत आने वाली है। लेकिन ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है जब किसी ऑनगोइंग ऑपरेशन में, जब किसी ऑनगोइंग वॉर में अमेरिका ने इस युद्धपोत को वापस बुला लिया है और बहाना मेंटेनेंस का किया जा रहा है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड CVN-78 कोड नेम है इसका। इस पर ईरान ने हमला भी किया था और यह घटना भी काफी चर्चा में रही थी। ईरान ने कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से दावा किया था कि ईरान ने 17 तरफ से हमला करके यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड को निशाना बनाया, जिससे इस युद्धपोत को काफी नुकसान हुआ। अमेरिकी नौसेना ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि 12 मार्च 2026 को जहाज की लॉन्ड्री में आग लगी थी, जो 30 घंटे से अधिक समय तक जलती रही। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती है कि इस घटना में 200 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल या धुएं से प्रभावित हुए। आग की वजह से जहाज के बाथिंग एरिया को नुकसान पहुंचा, जिससे सैनिकों को रहने में भी असुविधा होने लगी। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ये भी सवाल उठाती हैं कि आग वाकई लगी थी या लगाई गई थी, या सैनिक यहां लड़ना ही नहीं चाहते थे और सैनिक खुद डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के खिलाफ थे। लेकिन पेंटागन ने जोर देकर कहा कि आग किसी बाहरी हमले के कारण नहीं, बल्कि तकनीकी खराबी के कारण लगी थी, आंतरिक कारणों के कारण लगी थी और जहाज मिशन रेडी बना रहा। तो वो आंतरिक कारण क्या थे? सैनिकों की नाराजगी, सैनिकों का बगावत। आग के बाद युद्धपोत को मरम्मत और निरीक्षण के लिए ग्रीस ले जाया गया था, जहां से मरम्मत करने के बाद उसकी दोबारा तैनाती की गई, लेकिन यह प्लान भी काम नहीं आया। सैनिकों का विद्रोह, ट्रंप के खिलाफ नाराजगी, यूएस कांग्रेस का गुस्सा, सीनेट का आक्रोश, इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप इमेंस प्रेशर में आ गए और अब इस पूरे गेम में उनका तुरुप का इक्का जा रहा है। तो क्या ईरान जो दावा कर रहा था कि उसने जेराल्ड आर फोर्ड को नुकसान पहुंचाया, क्या यह कहानी सही है? और क्या इसी वजह से जेराल्ड आर फोर्ड को वापस अमेरिका भेजा जा रहा है क्योंकि ग्रीस के पोत पर इसे ठीक नहीं किया जा सका? इस पर डिफेंस एक्सपर्ट का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वह 300 दिन के डिप्लॉयमेंट के बाद अब वापस अमेरिका जा रहा है। जाहिर बात है, हमें याद रखना पड़ेगा कि इसके पहले सितंबर के महीने में जेराल्ड फोर्ड को अमेरिका ने वेनेजुएला के तट पर तैनात कर दिया था और जब निकोले मदुराई को हाईजैक कर लिया था तो जो हेलीकॉप्टर गए थे वो जेराल्ड फोर्ड से ही टेक ऑफ करके कराकस गए थे, जहां उन्होंने मदुरा को गिरफ्त में लिया, हाईजैक करके उसको अमेरिका ले गए थे। उसके बाद जेराल्ड फोर्ड की तैनाती हो गई भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में रहते हुए उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज भी हुए थे, जिसमें कि ऑनबोर्ड प्लम्बिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। बहरहाल युद्ध के तनाव को देखते हुए जेराल्ड फोर्ड की तैनाती अरब सागर में भी की गई थी। तो अभी अरब सागर में अमेरिका की नेवी के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप तैनात हैं। ऐसी हालत में जेराल्ड फोर्ड की जो तकनीकी प्रॉब्लम्स थी उनको दुरुस्त करने के लिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर को वापस अमेरिका भेजा जाएगा। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड कोई आम जहाज नहीं है। अगर मिडिल ईस्ट से इसे निकाला जा रहा है तो बहुत बड़ी हेडलाइन है, कुछ बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। हो सकता है कि ईरान पर आने वाले 1-2 दिन में बहुत बड़ा अटैक हो जाए और उसके बाद अमेरिका यह घोषणा कर दे कि वो जीत चुका है और इसके पार्ट 1 में वो जहाजों की वापसी सुनिश्चित कर रहा है, क्योंकि ईरान होर्मुज खोलने के लिए तैयार है। शर्त यह कि पहले अमेरिका अपने ब्लॉकेड को हटाए। तो क्या अमेरिका ब्लॉकेड हटाने वाला है? यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड एक चलता फिरता एयरबेस, नेवल बेस। इसका ऑपरेशन समझना मतलब समुद्र में तैरती हुई सैनिकों की टोली।
चलिए आपको बता देते हैं जेराल्ड फोर्ड किस तरह से किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देता है। जेराल्ड आर फोर्ड पर कई लड़ाकू विमान तैनात होते हैं, जैसे F-35C, FA-18 सुपर हॉर्नेट। यहां से एयरबॉर्न ऑपरेशंस किए जाते हैं, जहां से निगरानी और रक्षा ऑपरेशंस भी संचालित की जाती है। जेराल्ड आर फोर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम लगा हुआ है। इससे विमानों को न सिर्फ लैंड होने में आसानी मिलती है, बल्कि बहुत तेजी से डेक से उड़ान भरने में भी कामयाबी हासिल करते हैं। कम समय में किसी भी मिशन को कामयाब करने की ताकत जेराल्ड आर फोर्ड के पास होती है। विमान जब वापस आते हैं तो डेक पर लगे तार उन्हें रोकते हैं। यह बेहद सटीक और जोखिम भरी प्रक्रिया होती है। जेराल्ड आर फोर्ड, जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है। इसे बार बार फ्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह बहाना बनाना कि 300 दिन हो गए हैं और अब काम नहीं बन रहा है, अब सैनिक थक गए हैं, दरअसल इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस दुनिया के किसी भी हिस्से में सालों तक रहकर ऑपरेशन कर सकता है। बेशक सैनिकों की अदला बदली चलती रहेगी, 1 साल 2 साल में सैनिक बदल दिए जाए, लेकिन जहाज को 300 दिन में वापस कर देना, यह कह के कि मेंटेनेंस की जरूरत है, यह कोरी बकवास है। जेराल्ड आर फोर्ड अकेला ऑपरेट नहीं करता है। इसके साथ डिस्ट्रॉयर्स चलते हैं, क्रूजर्स चलते हैं, सबमरीन्स चलते हैं। यह समूह करियर स्ट्राइक ग्रुप के नाम से जाना जाता है और ये सिस्टम साथ में मिलकर अटैक करते हैं और साथ में मिलकर अपनी टोली की रक्षा भी करते हैं। जहाज पर हाईटेक रेडार और कमांड सिस्टम लगे होते हैं। कमांड सेंटर दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और यहीं से पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल किया जाता है। जेराल्ड आर फोर्ड जहां जाता है वहां अमेरिका अपनी एयर पावर साथ लेकर पहुंचता है। इसलिए इसका वापस जाना आज की तारीख में बहुत बड़ी खबर है और यकीन मानकर चलिए कि बहुत जल्द बहुत अच्छी खबर भी मिल सकती है या फिर बहुत बड़ी जंग भी देखने को मिल सकती है। वैसे जेराल्ड आर फोर्ड का वापस लौटना ट्रंप के बहुत बड़ी सरेंडर से कम नहीं है। जंग में डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, यह ईरान चीख चीख कर कह रहा है। कहने को तो सीजफायर है, लेकिन जंग से निकलने की तैयारी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब डे 1 से देखिए, 28 फरवरी 2026 से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल, क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी तक कोई डील कर पाए? क्या कोई ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए? किसी भी जंग की शुरुआत ऑब्जेक्टिव अचीव करने के साथ होती है। टारगेट क्या था? याद कीजिए भारत का ऑपरेशन सिंदूर। हमारे टारगेट क्लियर थे। हमें पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी अड्डों को खत्म करना था, नेस्तनाबूद करना था। शुरुआती हमले में हमने प्रिसाइज अटैक किया और हर एक आतंकी अड्डे को तबाह किया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, फिर भी हमारा रिएक्शन लिमिटेड था लेकिन घातक था। हमने 12 एयर बेसिस को निशाना बनाया और हमने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इजराइल मिलकर कोई भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। ना तेहरान में रेजिम चेंज कर पाए, ना खामनेई की सरकार बदल पाए, खामनेई आज भी सुप्रीम लीडर हैं, ना होर्मुज खुलवा पाए और ना ही कोई डील कर पाए। और अब अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर एक एक करके यहां से निकलने की तैयारी में। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे। वो घेरेबंदी के सहारे ईरान को चोक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप जो सपना देख रहे हैं वो सच में पूरा कर पाएंगे? आपको याद होगा वर्ल्ड नाउ में हमने आपको बात बताई थी किस तरह से पेंटागन ने ईरान पर हमले का विरोध जताया था और कहा था कि यह हमला करने का उचित समय नहीं। लेकिन ट्रंप ने इजराइल की बात मानकर जबरन इस जंग की शुरुआत की। अभी हाल ही में पेंटागन ने फिर दावा किया कि अभी अमेरिका के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। अगर किसी देश ने हमला किया तो तबाही भरपूर हो सकती है। सोचिए, जिस देश के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है वो मिडिल ईस्ट का जंग कैसे जीत जाता। और इसलिए शायद अब यहां से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो रही है। उधर अमेरिका ईरान में भले ही सीजफायर चल रहा हो, लेकिन अभी तक किसी भी देश से दोनों में से पूरी तरह से शांति नहीं हो पाई है। तनाव के बीच हालात और खतरनाक मोड़ पर आ गए हैं। अमेरिका में कुछ ऐसा होने वाला है जिससे एक बार फिर से युद्ध की आशंका बढ़ गई है।
अमेरिकी राष्ट्रपति को ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई के नए प्लान की ब्रीफिंग दी जाएगी। यह ब्रीफिंग यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर देंगे। एक्सियोस के मुताबिक यह ब्रीफिंग इस बात के संकेत हैं कि ट्रंप एक बार फिर एक बड़े सैन्य ऑपरेशन को शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं, या फिर एक फाइनल सैन्य ऑपरेशन। खबरों की माने तो यह कदम या तो बातचीत में फंसे गतिरोध को खत्म करने के लिए हो सकता है, या फिर युद्ध को खत्म करने से पहले अमेरिका की जीत का ऐलान करने के लिए हमला हो सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले 26 फरवरी को भी ब्रैड कूपर ने ट्रंप को इसी तरह की ब्रीफिंग दी थी। इसके 2 दिन बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। और अब खबर यह मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप एक फाइनल हमला करके तुरंत अमेरिका की जीत का ऐलान करेंगे और नेवल ब्लॉकेड हटा देंगे, और वो कहेंगे कि उन्होंने होर्मुज पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। वो कह रहे हैं अब और वो मिस्टर नाइस गाय नहीं बनेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि ईरान पर फाइनल एक्शन की तैयारी कर रहा है अमेरिका। सेंटकॉम ट्रंप को बड़ी जानकारी देने वाला है, ब्रीफ करने वाला है। एडमिरल ब्रैड कूपर इसे ब्रीफ करेंगे। ब्रीफिंग के बाद ट्रंप फैसला ले सकते हैं। 28 फरवरी को अमेरिका इजराइल के अटैक से पहले भी ट्रंप को 26 तारीख को ब्रीफिंग दी गई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। ट्रंप स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप लिखकर पोस्ट कर रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब फाइनल एक्शन की तैयारी कर ली गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने ठान लिया है कि वो ईरान पर एक फाइनल अटैक करेंगे और उसके बाद नेवल ब्लॉकेड हटाएंगे, मिडिल ईस्ट खाली करेंगे, जिसके बाद होर्मुज खुल जाएगा और उसके बाद वो सीज फायर डील कर लेंगे ईरान के साथ और ये घोषणा कर देंगे इसी तरह से जैसे वो घोषणा करते आए हैं कि अमेरिका वॉन द वॉर। अब डोनाल्ड ट्रंप का एक और पोस्ट आप देख रहे हैं। ट्रंप ने पोस्ट किया, तूफान आने वाला है, इसे कोई नहीं रोक सकता है। द स्टॉर्म इज कमिंग। मतलब वही बात जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। स्क्रिप्ट रेडी कर ली गई है, क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, कैसे आगे बढ़ना है, अगले 24 घंटे में क्या करना है, ईरान के किन किन जगहों पर निशाना बनाना है, कहां कहां हमला करना है, किन किन हथियारों का इस्तेमाल करना है। यह सारी ब्रीफिंग डोनाल्ड ट्रंप को दी जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप हमले का आदेश देंगे, जिसके बाद हमला होगा और उसके अगले ही पल डोनाल्ड ट्रंप यह ऐलान करेंगे कि वो ईरान में युद्ध जीत चुके हैं और अब वो अपने सैनिकों को वापस बुला रहे हैं। इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।